जय हिंद दोस्तों, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन फिर लाया हूं, जो कि दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास से आज क्वेश्चन लाया गया है, जिसमें गुलाम वंश के 50 क्वेश्चन हैं और गुलाम वंश से टोटल 50 क्वेश्चन के एक एक करके आपके सामने एक एक डिस्कशन को किया जाएगा। और इसमें जो 50 क्वेश्चन हैं, काफ़ी किफ़ायती तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया गया है। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस सीरीज़ से आप डेली जुड़िए। डेली 50 क्वेश्चन डाला जाता है और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन भी काफ़ी अच्छा तरीक़ा से किया जाता है। तो कल मैं संविधान संशोधन से 50 क्वेश्चन डाला था और 50 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और उस 50 क्वेश्चन को जो अच्छे से कर लिए होंगे और चारों ऑप्शन के कर लिए होंगे, तो संविधान संशोधन से अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो छूटने की ना के बराबर रहेगा, अन्यथा उसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन में उसमें 47 नंबर क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को आंसर नहीं बताया था। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों से बोले थे कि उसका आंसर आप लोग बताइएगा, लेकिन कोई उसका कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं बताया है। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिए और जो चीज़ पूछा जाता है उसे ज़रूर बनाइए और उसका कमेंट कीजिए। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचे। इसका PDF कहाँ पर मिलता है? तो टेलीग्राम में इसका PDF डाल दिया जाता है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिनअप कर दिया जाता है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। और डेली 10 बजे इसको डाल दिया जाता है। जैसे वीडियो डाला जाएगा उसके तुरंत 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको PDF भी टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे। और जो भी लोग सीरीज से कंटिन्यू जुड़े होंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा। और किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा और जितना बताया जा रहा है आपके लिए वह काफ़ी है। इसे आप अच्छे से ज़रूर करें, आप सफल ज़रूर होंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। गुलाम वंश आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम, तुगलक, खिलजी सभी वंश का चर्चा करेंगे और सभी क्वेश्चन के एक एक करके काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे नहीं तो ये गलती कर सकते हैं। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और रजिया सुल्तान। तो गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को क्यों माना जाता है वास्तविक संस्थापक? क्योंकि इन्होंने राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की और बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की और स्थायित्व प्रदान किया था, इसीलिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने 1206 में गुलाम वंश यानी मुमलुक वंश की स्थापना किया, लेकिन संस्थापक माना जाता है, वास्तविक नहीं, क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और इनकी राजधानी जो था लाहौर था। बलबन की बात करें तो गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिन्हें रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो भारत के प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। अभी मैंने इसका चर्चा ऊपर किया हूँ, यह सही है और सही कथन को ही चुनना है। उसे उसकी दानशीलता के कारण लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि वो लाखों का दान भी करता था। तीसरा स्टेटमेंट है, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। तो उन्होंने 2.5 दिन का जो झोपड़ा का निर्माण है वह दिल्ली में नहीं कराया था, अजमेर में कराया था। तो इसलिए यह गलत है। तो सही को चुनना था। तो 1 और 2 सही है और 3 नंबर गलत है। इस तरह ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तुर्कान-ए-चिहिलगानी चालीसा दल का गठन किस सुल्तान ने किया था? तुर्कान-ए-चिहिलगानी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, इन्होंने अपने वफादार 40 तुर्क दासों का सरदार एक संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चिहिलगानी कहा गया, यानी 40 दल भी कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, इन्होंने
सल्तनत की नींव रखी और 40 दल का गठन नहीं किया था। नींव रखा था लेकिन 40 दल का गठन नहीं किया था। अब बलवन बारे में अभी मैंने चर्चा किया हूँ। बलवन स्वयं इस दल का सदस्य था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसे इस दल का विनाश दमन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का संबंध बाजार नियंत्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने सिजदा और पैबोसा, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सिजदा एवं पैबोसा प्रथा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किया था। सिजदा एवं पैबोसा की शुरुआत दिल्ली सल्तनत में किसने किया था? इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। सिजदा एवं पैबोसा की शुरुआत जो था यह बलवन ने ही किया था। इक्ता प्रथा यानी प्रणाली, सिक्के, टाका एवं जीतल चलाया था किसने? तो इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने सैन्य एवं आर्थिक सुधार किए थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने अपनी नवीन योजना जैसे सांकेतिक मुद्रा के लिए जाने जाते हैं। तो कई बार पूछा गया है कि सांकेतिक मुद्रा किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था सांकेतिक मुद्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रजिया सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला है, वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। यह बात बिल्कुल सही है, ऊपर इसका डिस्कशन भी मैंने किया हूँ। उसने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा, कुर्ता, कुल्हा, टोपी पहनकर दरबार में बैठना शुरू कर दी। ये भी सही है। और रजिया सुल्तान की बात करें तो 1236 से लेकर 1240 तक भारत तथा दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका थी। तो कब थी? 1236 से लेकर 1240 तक। तो दोनों स्टेटमेंट जो दिया गया है यह सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिलान करने वाला। ऊपर वंश दिया गया है और नीचे किसने उसका संस्थापक किया था, यह चीज़ पूछा गया है। तो आइए, गुलाम वंश जो है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो एक का हो जाएगा दू, एक का हो जाएगा दू। खिलजी वंश की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी थे, बी का हो जाएगा एक। तुगलक वंश की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक, सी का हो जाएगा 4। और सैयद वंश की बात करें तो खिर्ज का, इसका हो जाएगा 3। इस तरह आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में किया था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी 1290 में किया था। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक 1320 में किया था। और सैयद वंश की बात करें तो खिर्ज खां 1414 में किया था। ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह इसका आंसर देखते हैं, आइए नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए सिक्का टाका और जीतल में धातु का सही क्रम पूछा गया है। तांबा एवं चांदी, सोना एवं चांदी, चांदी एवं तांबा, सोना एवं चांदी, तांबा एवं चांदी, चांदी एवं सोना। तो इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, नहीं तो यह गलत हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चांदी और तांबा। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। टाका चांदी का सिक्का था जो 175 ग्रेन का था, और जीतल जो था वह तांबे का सिक्का था। तो इस तरह आंसर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो था यह बाजार नियंत्रण से संबंधित था। पूछा जा रहा है कि यह उनका मुख्य उद्देश्य क्या था अलाउद्दीन खिलजी का? तो जनता को राहत देना, विशाल एवं अस्थायी सेना का कम खर्च रख रखाव, व्यापारियों को प्रोत्साहन देना और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, विशाल एवं स्थानीय सेवा का कम खर्च रख रखाव। एक ही बात के
बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधार के संबंध में कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। उसने दाग माने घोड़े को दागना और हुलिया सैनिकों को चेहरा लिखना प्रथा शुरू किया था। यह बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। उसने भू राजस्व की दर की उपज का कितना % निर्धारित किया था? तो 50%। ये भी स्टेटमेंट आपको सही है। उसने दीवान मुस्तखराज नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था। दीवान मुस्तखराज नए विभाग के उन्होंने स्थापना किया था। यह बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन जो है इसमें दिया गया है सही है। और कथन को अच्छे से याद रखेंगे, कभी कभी कथन ही पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कशन कीजिएगा और नोटबुक में नोट करते रहिएगा। और नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में नवरोज त्यौहार की शुरुआत किस सुल्तान ने किया था? यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नवरोज, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो नवरोज का जो त्यौहार था ना, यह बलबन के द्वारा किया गया था। बलबन के द्वारा नवरोज का त्यौहार शुरू किया गया था। और बलबन ने अपने दरबार में फारसी ईरानी रीति रिवाजों को बढ़ावा दिया था तथा फारसी नव वर्ष त्यौहार नवरोज मनाना शुरू भी किया था। तो इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको चर्चा ही कर दिया हूँ, फिरोज शाह तुगलक के भी बारे में चर्चा किया हूँ और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी चर्चा आपके सामने मैंने किया हूँ। तो आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर। 11 नंबर मिलान करने वाला है। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित योजनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। राजधानी परिवर्तन दिल्ली से देवगिरी। राजधानी परिवर्तन जो था वह दिल्ली से देवगिरी। सबसे पहले 2 आप क्षेत्र भू राजस्व बढ़ाया। तो राजधानी की बात करें तो उन्होंने राजधानी किया था 1326 से 27 में। 1326 से 27। द्वाब में कर की वृद्धि की बात करें तो उन्होंने 1326 में किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो था वह 1329 में किया था। और खुरासान अभियान की बात करें तो 1332 में किया था। तो इस तरह इसको क्या करना है, सजाना है। तो हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा द्वाब कर की वृद्धि, उसके बाद हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और सबसे लास्ट में हो जाएगा खुरासान अभियान। तो इस तरह ये इसका करेक्ट आंसर है 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यह क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बिहार दरोगा 1717 का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और बहलोल लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो था वह 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया और तुगलक ने इससे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में 1342 में वह राजदूत बनकर चीन चला गया और रेहला नामक पुस्तक भी लिखा था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जिसका मैंने चर्चा किया, 13 नंबर क्वेश्चन वही है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इब्न बतूता के प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, यह पूछा गया है। किताबुल हिंद, रेहला, तारीख फिरोज शाही, तबाक ए नासरी। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया गया है ना, चारों किसी न किसी का किताब है। उसके लेखक कौन है? तो चारों जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा रेहला नामक। रेहला नामक किताब इब्न बतूता यात्री वृत्तांत जो अरबी भाषा में लिखा गया था। कौन भाषा में? कभी कभी आपसे भाषा भी पूछा जा सकता है, अरबी भाषा।
किताबुल हिंद की बात करें तो अलबरूनी ने इसकी रचना किया था। किसने किया था? अलबरूनी। तारीख फिरोज शाही की बात करें तो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा रचित पुस्तक है। और तबाक नासरी की बात करें तो मिनहाज उस सिराज की रचना है। तो यह चारों जो किताब है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार आपको एग्जाम में यह देखने को मिलेगा और पूछा जाएगा तो इसी में से पूछा भी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। दीवान अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया है? यह क्वेश्चन 2213 दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पीटी में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। दीवान अमीर कोही फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और बलबन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान एक कोही जो है स्थापित किया था जो किसानों के तकावी ऋण वितरण किया जाता था। और बलबन के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक के बारे में ऊपर मैंने आपको चर्चा कर दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। आइए देखते हैं। उसने दीवान खैरात, दान विभाग, दीवान बंदगान, दासों का विभाग की स्थापना किया था। यह बिल्कुल सही बात है। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक किया था और सही कथन ही आपसे पूछा गया है। उसने सिंचाई पर हक ए सर्व, याद रखेंगे, हक ए सर्व नामक कर चलाया था। तो यह भी बात सही है। उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, ये भी सही है। तो कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। तो इस तरह इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है तीनों सही है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान में निपुण था। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खगोल शास्त्र में था और विज्ञान में निपुण था वह कौन था? यह बात पूछा गया है। तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। विद्वान और ज्ञानी था, उसे अरबी, फारसी, गणित, दर्शन, खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान का गहरा ज्ञान था। तो कभी कभी पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा शासक था जिसको अरबी, फारसी, गणित, दर्शन और खगोल शास्त्र, आयुर्विज्ञान का गहरा ज्ञान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक आप लोग याद रख लेंगे। सिकंदर लोदी की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 17। तैमूर लंग ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तैमूर लंग जो था यह भारत पर कब आक्रमण किया था, यह बात पूछा गया है। 1290, 1398, 1414 और 1526। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1398 आप लोग याद रखेंगे। 1526 की बात करें तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो हुआ था यह 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली पर किस वंश का शासन था, यह बात आपसे पूछा गया है। तो खिलजी वंश का, तुगलक वंश का, सैयद वंश का और लोदी वंश का। तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का। किसका था? तुगलक वंश का। और उस समय तुगलक वंश का शासक कौन था? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक उस समय शासन में था। यह तैमूर पर आक्रमण हुआ था। और खिलजी, सैयद और लोदी वंश की मैं आपके सामने चर्चा पहले ही कर दिया हूँ। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किस शासक ने किया था? मैंने इसका भी चर्चा अभी तुरंत डिस्कशन में किया हूँ। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और शेर शाह सूरी। तो
तो आगरा शहर की स्थापना की बात करें तो सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। किसने किया था? सिकंदर लोदी 1504 आगरा शहर बसाया था तथा 1506 में अपनी राजधानी भी बनाया। इसे 1506 में आगरा को अपना राजधानी भी बनाया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आगरा शहर की राजधानी सिकंदर लोदी ने कब बनाया था? तो 1506 भी आप याद रखेंगे। शेरशाह सूरी की बात करें तो इनका मकबरा बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी के मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। क्या करना है? सही कथन का चयन करना है। उसने भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी पैमाना चलाया था। यह बात बिल्कुल सही है। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी चलाया था जिसमें 39 अंगुल चलाई गई थी। कितना? 39। दूसरा है वह गुलरिखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखवाता था। यह भी बात सही है। गुलरुखी। उसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया था। कब बनाया था? तो यही आगरा की राजधानी उन्होंने 1506 में बनाया था, जो अभी मैंने ऊपर आपको चर्चा किया है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है यह सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 किसके मध्य लड़ा गया था? यहाँ पर डेट इम्पोर्टेंट है, डेट भी आप लोग याद जरूर कर लेंगे। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था किसके किसके बीच हुआ था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ। मुगल साम्राज्य की स्थापना भी बाबर ने ही किया था। बाबर दूसरा लड़ाई जो लड़ा था बाबर और राणा संज्ञा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और 1556 में बात करें तो अकबर और हेमू के बीच दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। और हुमायूं और शेरशाह सूरी की बात करें तो 1539 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1540 में बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध हुआ था। चौसाल का युद्ध 1539 में और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। तो यह चारों चीज़ आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने में। अगला क्वेश्चन नंबर 22। दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? जो दिल्ली सल्तनत था इसका पतन का मुख्य कारण क्या था? कमजोर उत्तराधिकारी, मंगोल आक्रमण, आंतरिक विद्रोह और अमीर वर्ग का प्रभाव, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि सभी जो था दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण बना था। जितना स्टेटमेंट दिया गया है सभी स्टेटमेंट इसमें सही है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ऊपर विभाग का नाम दिया है और नीचे उसका कार्य दिया है। तो आइए मिलाएंगे एक एक करके और इसका कूट का चयन करेंगे। चलिए आइए मिलाते हैं। दीवान अर्ज की बात करें तो यह सैन्य विभाग है। दीवान अर्ज जो है ना यह आपको सैन्य विभाग है। और किसने किया था? तो बलवन किया था। बलवन। दीवान रिसालत की बात करें तो यह धार्मिक विदेशी मामला है। दीवान इंसा की बात करें तो शाही पत्राचार है। और दीवान बियारत की बात करें तो यह वित्त विभाग है। अब धार्मिक विदेशी मामले जो था चारों को आपको मिला दिया गया है। तो एक का 1, 2 का 2, बी का 3, सी का 3, डी का 4। तो आइए आंसर देखते हैं कौन सा हो रहा है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। इक्ता प्रणाली में सल्तनत काल में व्यापक रूप किसने लागू किया था? इक्ता प्रणाली में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी।
तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ता प्रणाली जो था ना, यह इल्तुतमिश से था। किससे था? इल्तुतमिश। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इक्ता प्रणाली जो था यह इल्तुतमिश से था। इल्तुतमिश आप लोग याद कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक और बलवन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर दिया हूँ। अगला क्वेश्चन, इक्ता प्रणाली को समाप्त किस सुल्तान ने किया था? व्यापक रूप से लागू किया था किसने? यहाँ पर पूछा है किस सुल्तान ने समाप्त किया था। तो दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, अन्यथा आप गलत कर सकते हैं। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। समाप्त की बात करेगा तो खिलजी के द्वारा किया गया था, और व्यापक रूप से किसके द्वारा किया गया था लागू? तो इल्तुतमिश के द्वारा। दोनों चीज आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा जो था इसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। तो अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण करवाया था यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी माना जाता है। इसे इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कुतुब मीनार की चौथी और पांचवी मंजिल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में, इसकी चौथी और पांचवी मंजिल का पुनः निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। नींव रखा था किसने? ऐबक ने। पूरा करवाया था चौथा मंजिल इल्तुतमिश ने, और बिजली गिरने से चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त होने पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का मरम्मत करवाई और उसके ऊपर पांचवी मंजिल का निर्माण भी करवाया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? तारीख ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, अमीर खुसरो, अल बरूनी और इब्न बतूता। तो किसने किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया था तारीख ए फिरोज शाही। और इब्न बतूता जो था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में आया था, जिन्होंने रेहला नामक बुक लिखा था। किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तोता-ए हिंद भारत का तोता नामक किसे माना जाता है? तोता-ए हिंद मतलब भारत का तोता के नाम से किसे माना जाता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। अल बरूनी, अमीर खुसरो, रस खान, मिर्जा गालिब। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ये खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अल बरूनी की मैंने चर्चा आपके सामने किया ही हूँ। मिर्जा गालिब शायर थे। क्वेश्चन नंबर 30, अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन को कभी भी अच्छे से पढ़िएगा, यही आप जल्दीबाजी करेंगे तो यही क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। क्वेश्चन सही पढ़ के आइएगा और गलत आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत पूछा गया है, तो गलत पूछा है तो आइए देखते हैं। बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक कई शासक के दरबार में रहे। बलवन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के कई शासक के दरबार में रहे। यह बात आपको जो है सही है। यह क्या है? सही है। उन्हें सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो का, यह भी सही है।
वह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यह भी सही है, तो गलत आपको डी ऑटोमेटिक होगा। उन्होंने किताबुल हिंद की रचना की थी, यह गलत है। उन्होंने किताबुल हिंद की रचना नहीं की थी। किताबुल हिंद की रचना अमीर खुसरो के द्वारा नहीं किया गया था, अल बरूनी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी जो है गलत है, गलत को चुनना था, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सल्तनत काल में बरीद कौन होते हैं? सल्तनत काल में बरीद कौन होते हैं? सैन्य अधिकारी होते हैं, गुप्तचर, सूचना या अधिकारी, राजस्व असूली अधिकारी और धार्मिक सलाहकार। तो इसका आंसर हो जाएगा बरीद होते हैं, वह आपको गुप्तचर और सूचना का अधिकारी होते हैं, जो बरीद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, दीवाने मुस्तखराज विभाग का संबंध किससे है? दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज की बात करें तो कृषि विभाग विकास से, बकाया राजस्व की वसूली, सैन्य भर्ती और दान्य पूर्ण। तो इसका आंसर हो जाएगा बकाया राजस्व की वसूली, बकाया राजस्व की वसूली। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत में चढ़ाई कर और गढ़ी कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? चढ़ाई कर और गढ़ी कर, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो यह जो था ना आपको अलाउद्दीन खिलजी था। चढ़ाई कर और गढ़ी कर दोनों लगाया था, पहला शासक था। चढ़ाई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता है और गढ़ी कर जो है घरों तथा झोपड़ी पर लगाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, गढ़ी कर घर पर, झोपड़ी पर और चराई कर दुधारू पर लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, सल्तनत काल में खम्स का क्या तात्पर्य था? सल्तनत काल में खम्स से क्या तात्पर्य था? धार्मिक कर, व्यापारिक कर, युद्ध में लूटा गया धन और सिंचाई कर। इसका आंसर हो जाएगा युद्ध में जो लूटा गया धन था वही आपको खम्स से संबंधित था, खम्स से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? पूछा गया कि लोदी वंश जो था इसका अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां लोदी। तो लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के हाथों मारा गया था। तो बाबर जो था पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारा था और बाबर का विजय हुआ था। और लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। और सिकंदर लोदी की बात करें तो आगरा शहर की स्थापना उन्होंने 1504 में किया था और आगरा को राजधानी उन्होंने कब बनाया? तब 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। तो इस तरह आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था? दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था पहला सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार कर दक्षिण भारत पर सफल सैन्य अभियान किए और उसके सेनापति मलिक कपूर को देवगिरी के वारंगल, द्वार समुद्रम आदि जीते। तो दक्षिण भारत में प्रथम जो सुल्तान था जो जीता था वो अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37, आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का सेनापति
कौन था? अभी मैंने इसका डिस्कशन किया हूँ। उसका सेनापति कौन था जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में जीता था? जफर खां, मलिक काफूर, नुसरत खां, उलुग खां। तो यह कौन था? तो यह जो था मलिक काफूर था। मलिक काफूर था, जो कि जिसे 1000 दीनार भी कहा जाता है, उसे 1000 दीनार में खरीदा भी गया था। बलवन ने उलुग खां की उपाधि धारण किया था। बलवन जो था वह उलुग खां की उपाधि भी धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 38, 1000 दीनी किसे कहा जाता है? 1000 दीनार या 1000 दीनी किसे कहा जाता है? जफर खां को, मलिक काफूर को, अलबरूनी को और बलवन को। तो 1000 दीनारी जो है ना, यह आपको मलिक काफूर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मलिक काफूर को। 1000 गुजरात के अभियान के दौरान नुसरत खां ने मलिक काफूर को 1000 दीनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दीनानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? 1000 दीनानी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, सल्तनत काल में मुशरिफ मुमालिक का मुख्य कार्य क्या था? सल्तनत काल में मुशरिफ एवं मुमालिक का मुख्य कार्य क्या था? महालेखाकार मतलब आय व्यय की जांच, प्रधान न्यायाधीश, विदेश मंत्री और सेनापति। तो उसका मुख्य कार्य क्या था? तो उसका मुख्य कार्य जो था महालेखाकार, यानी कि आय व्यय की जांच। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? मतलब रक्त और लौ की नीति किसने अपनाया था सल्तनत काल में? तो ये भी आपको डिस्कशन में आगे मैंने चर्चा कर दिया हूँ। तो इल्तुतमिश, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बलवन। रक्त और लौ के नीति, नौरोज का भी त्यौहार बलवन ने ही शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। चालीसा दल का तुर्कान ए चिहलगानी का दमन या विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, चारों ऑप्शन जो किफ़ायती तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसे आप जरूर नोटबुक में नोट करेंगे। जो इसमें आप नहीं जानते हैं उसे नोट कीजिएगा। ऐसा करते करते आपके पास क्वेश्चन का स्टोर हो जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि किसी भी एग्जाम में जाइएगा, अगर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे छूटने की संभावना न के बराबर रहेगी। तो आइए इसका आंसर क्या होता है? रजिया सुल्तान, बलवन, अलाउद्दीन खिलजी और कैकूबाद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बलवन। बलवन इसका करेक्ट आंसर है। रजिया सुल्तान जो थी प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने आप लोगों के चर्चा कर ही दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और शेरशाह सूरी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक की बात करें तो वह आपको था बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी, जो 1451 से लेकर लोदी वंश की स्थापना हुई तथा दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान राज के नींव बहलोल लोदी ने ही रखा था। शेरशाह सूरी ने दूसरा अफगान साम्राज्य के स्थापित किया था। शेरशाह दूसरा किया था। सिकंदर के बारे में मैंने चर्चा आपके सामने कर दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 43, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित दार उल सफा क्या था? दार उल सिफा या सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? एक मुफ्त अस्पताल था, एक पुस्तकालय था, एक अनाथालय था, एक विश्राम गृह था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक पुस्तकालय था। क्या था? एक पुस्तकालय था।
जो फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों के तहत दिल्ली में दार उल शिफा जो निःशुल्क चिकित्सालय था, वही अस्पताल था, किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, सर्व या हक ए सर्व किस प्रकार का कर था? गृह कर, सिंचाई कर, व्यापार कर और धार्मिक कर। तो यह जो कर था ना, आपको सिंचाई कर था। कैसा कर था? सिंचाई कर था। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों से पानी लेने वाले किसानों को उनकी उपज का 1/10 भाग पर हक ए सर्व सिंचाई कर लगाया था। और सबसे पहले नहर का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में हुआ था और सबसे ज़्यादा नहरों का जाल बिछाया गया था फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 45, मंगोल नेता चंगेज खां किस सुल्तान के शासनकाल में सिंधु नदी के तट आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो किसके शासनकाल में उन्होंने आया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। ख्वारिज्म के शाह के पुत्र जलालुद्दीन मांगनी के पीछा करते हुए मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत के उत्तरी पश्चिम सिंधु नदी तक आया था। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि सल्तनत काल में वजीर का पद मुख्य रूप से संबंधित है। वजीर का जो पद है यह मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राजस्व एवं वित्त विभाग, सैन्य विभाग से, विदेश विभाग से और धार्मिक विभाग से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व और वित्त विभाग से। वजीर प्रधानमंत्री होने के साथ साथ मुख्य रूप से दीवाने विराजत मतलब राजस्व विभाग के अध्यक्ष होता है। तुगलक काल में वजीर अपने पद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। वजीर अपने पद को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था। यह भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है जहांपनाह नगर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? जहांपनाह नगर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। तो यह किसने स्थापना किया था? तो यह स्थापना जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। सीरी कलम अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद शाह गयासुद्दीन तुगलक और जनपनाह आपको बता ही दिया हूँ मोहम्मद बिन तुगलक। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ए खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब एवं खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन जो किया था नाइब ए खुदाई मतलब स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि भी घोषित कर लिया था बलबन। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के निम्नलिखित वंशों का सही कालानुक्रम कीजिए मतलब सही क्रम से सजाइए। तो आइए इसको सजाते हैं सही क्रम से। तो सबसे पहले गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश जो है ना यह 1206 से लेकर 90 तक है। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश है 1290 से लेके 1320। उसके बाद तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश है 1320 से लेकर
1414, 1400 1414, फिर से मिलाते हैं इसको। गुलाम वंश 1206 से 90, खिलजी वंश 1290 से लेकर हो जाएगा आपको 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से हो जाएगा 1414, और उसके बाद बच कौन गया आपको? सैयद वंश। सैयद वंश हो जाएगा 1414 से 51, और लोधी वंश लास्ट में आएगा 1451 से 1526। तो इस तरह मिलान करना है तो सबसे पहले 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद हो जाएगा आपको 1, 1 के बाद 5, और 5 के बाद 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था? चौगान यानी कि घोड़े से गिरकर उनकी मृत्यु हो गया था। तो इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1210 में लाहौर में चौगान खेलते यानी पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक को अचानक घोड़ा से गिर जाने पर उनकी मृत्यु हो गई है। उनको कहाँ पर दफनाया गया? तो लाहौर में दफनाया गया है। तो इस तरह मैं 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से किया हूँ, और जो भी लोग इस सीरीज में जुड़ते हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता होगा। और मैं आशा करता हूं कि इस सीरीज से आप लाभ लीजिए, और आपका आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, टीचर, बीपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम वनडे में इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है, जो कि आपको बनाने में और सोचने पर मजबूर कर देगा। तो इसलिए इसे आप ज़रूर बनाइए। जो चीज़ नहीं जानते हैं वो आप ज़रूर नोटबुक में नोट कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका एक एक लाइक और एक एक शेयर और मोटिवेट करेगा हमको, और इससे भी अच्छा करने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप लोग ज़रूर इस बात को फॉलो करेंगे। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।